नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वाज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय। विचारकों, आओ, एक प्रश्न पर आपको विचार करना है सबको। प्रश्न बड़ा साधारण मालूम होता है, ऊपर से विचार करके उत्तर देना पड़ेगा। एक चक्र है, कुम्हार का कहने की जरूरत नहीं है। कुम्हार का चक्र है, तेजी से घूम रहा है। कितनी तेजी से? 200 आरपीएम से घूम रहा है। व्हाट इज आरपीएम? यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस यूनिट? रिवॉल्यूशंस पर मिनट। 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशंस ले लेता है। हाउ मेनी आई टोल्ड? 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इतनी तेज रफ्तार से चल रहा है। ये तो डेटा है गिवन टू यू टू फाइंड आउट। यह चक्र घूमते घूमते 1 घंटे में, यह कुम्हार का चक्र 1 घंटे में घूमते घूमते कितना किलोमीटर का फासला तय कर सकता है? कौन उत्तर देगा? 1, 2, 12,000 किलोमीटर। पार्डन? 12,000 किलोमीटर पर मिनट, ऐसा इनका उत्तर है। पर आवर, ओके, सॉरी, 12,000 किलोमीटर पर आवर। बट आपने बोलिए 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। जितने भी आप उत्तर दे रहे हो, वैसे मैथमेटिक्स को ही हाथ में लेकर दे रहे हो, आप लॉजिकली सोच ही नहीं रहे हो उस बात पर। वेरी सॉरी टू टेल, कुम्हार का चक्र ऐसा घूम ही नहीं रहा है कि वो कुछ किलोमीटर घूम पाएगा। ऐसे तो कुछ भी नहीं घूमेगा। मैंने कहा वो घूम तो रहा है, बट रिवॉल्यूशंस पर मिनट में घूम रहा है। यहाँ से वहाँ घूम सकेगा, ऐसे तो नहीं घूम रहा है। जैन दर्शन के स्याद्वाद को समझिए बच्चों। कुम्हार का चक्र घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ऐसा नहीं घूम रहा है कि यहाँ से मिनट घंटे बर्बाद कहीं और देखने मिलेगा। और यदि घूमता ही नहीं चक्र, तो कुम्हार का तो पेशा ही उस पर निर्भर है। वो पहिया थमा तो बेचारे की रोजी रोटी थम जाएगी। वो पहिया चल रहा है तभी तो धमाधम घड़े बना बना कर एक तरफ रखता जा रहा है। वो पहिया घूम रहा है कि घूम नहीं रहा है? क्या हो रहा है? घूम रहा है कि घूम नहीं रहा है? घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम भी रहा है और घूम नहीं भी रहा है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं घूम रहा है। जैसा मैं बताना चाहता हूँ वैसा जरूर घूम रहा है। ये तो हुआ उदाहरण। अब सिद्धांत की ओर आते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक समय में जीव बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है। ऐसा नहीं बदल रहा है कि कभी जीव बदलते बदलते अजीब हो जाएगा। ऐसा बदलाव जीव में कभी भी देखने में नहीं आ सकता। 3 काल में जीव इस प्रकार परिणमन नहीं कर सकता
जीव कभी अजीव रूप होता ही नहीं है, इस न्याय से जीव बदलता ही नहीं है। बट संसार अवस्था को तज कर मुक्त अवस्था की प्राप्ति करना, अल्पज्ञता को त्याग करके सर्वज्ञता की प्राप्ति करना, दारुण दुख के दावानल से निकलकर, दलदल से निकलकर मोक्ष रूपी सुख का चुंबन करना, ये तो सब पर्याय उसके बस की है। ये बदलाव के लिए तो अहरनिश हमारी तुम्हारी कोशिश चल रही है। जीव में बदलाव नहीं होता तो ये कोशिशें क्यों चलती है हमारी? हम एक स्वर्णिम कल की चाह कर रहे हैं, जिसके पीछे आज हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं। जीव बदलता है कि बदलता नहीं है बच्चों? जीव बदलता भी है। तभी तो जैसा कल था वैसा आज नहीं है। कल के अज्ञान अवस्था में हम वही अंधकार के गलियारों में घूमते हुए याद आ रहे हैं, और आज ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज केली करते हैं तत्व ज्ञान में, स्वाध्याय में, भक्ति में। कल की जैसी स्थिति आज नहीं रही है, और ना आज जैसी स्थिति कल होगी। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, इतना क्यों खेद व्यक्त कर रहे हो आप भगवान को देख देख कर? भगवान का भूतकाल कहा अच्छा था? क्या कहा? भगवान का भूतकाल कहा अच्छा था? हमारा अच्छा नहीं है आज वर्तमान, इससे क्यों इतने दुखी होते हो? और भविष्य ही देखना है तो हमारा कहाँ खराब है? भूतकाल देखना है तो भगवान का कहाँ अच्छा था? भविष्य काल देखना है तो हमारा कहाँ खराब है? प्रतिपल अवसर आ रहा है और बदलाव की गुंजाइश प्रत्येक समय में बनती रहती है। हर घड़ी बदल रही है खूब जिंदगी, प्रत्येक समय में यह बदलाव है। और अक्सर मैं एक बात कहता हूं, यह दौर भी गुजर जाएगा गालिब, जरा इत्मीनान तो कर। आगे बोलो। मजा आ गया। जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो इन गम की क्या औकात है? प्रत्येक समय में चेंज। वन थिंग इज ट्रुथ, रेस्ट एवरीथिंग लाइज, दैट दिस लाइफ फ्लाइज। जीव बदलता है कि नहीं बदलता है? जीवो ही क्रम नियमित आत्म परिणाम है, उत्पत्तिमानो जीव एव न अजीव। जीव क्रम नियमित रूप से परिणमता हुआ, परिणमता हुआ, परिणमता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीब नहीं होता। और अजीब भी निरंतर परिणमता हुआ अजीब ही रहता है, जीव नहीं होता। तो जीव परिणमता है कि परिणमता नहीं है? परिणमता भी है, तभी तो संसार जाकर निर्वाण आया। और परिणमता नहीं भी है, तभी तो जीव का जीव रहा। इसको नए की भाषा में कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय से अपरिणामी है और पर्यार्थिक नय से परिणामी है। पर्याय कहो तो परिणम जाती है, बट द्रव्य में परिणमन नहीं हो सकता। परमानेंसी, बोलिए। परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। नित्यपना और अनित्यपना, ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक ही द्रव्य में रहते हैं, और इसी के कारण द्रव्य को अनेकांतात्मक कहते हैं। परस्पर विरोधी धर्म उसमें रहते हैं। थोड़ी गंभीर चर्चा उठाई है हमने। किसकी चर्चा उठाई है? द्रव्य। ध्यान रखना, द्रव्य। इट्स नॉट लाइक द्रव्य, इट्स द्रव्य। कल मैंने बोलते बोलते ये कहा था, एन ऑब्जेक्ट constitutes two parts in it,
एक वस्तु में दो अंश होते हैं, इसलिए वस्तु को द्वयात्मक भी कहने में आता है। परसों तो मैं यह तक कह रहा था कि वस्तु त्रयात्मक है, ट्रिनिटी की बात कर रहा था, ट्रिनिटी आज डुअलिटी की बात कर रहा हूं मैं। यह भी स्यादवाद है। जब भी मैं ये कहूं वस्तु त्रयात्मक है तो आपको समझ लेना चाहिए उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जब भी मैं कहूं द्वयात्मक है तब आपको समझ लेना चाहिए गुण और पर्याय, गुण पर्यवत द्रव्यम। गुण पर्यवत द्रव्यम सूत्र देखो और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम द्रव्य, यह सूत्र देखो। युक्तम द्रव्य युक्तम सत है, हाँ मैं जानता हूं, दो सूत्रों का मिलकर एक सूत्र बनाया है मैंने अभी अभी आपके सामने। एक सूत्र क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम द्रव्य, युक्तम सत और सद्रव्य लक्षणम। देयरफॉर मैंने एक सूत्र कर दिया, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर A इज इक्वल टू सी। द्रव्य को त्रयात्मक कहा गया और एक सूत्र क्या बोल रहा है? गुण पर्यवत द्रव्यम। यहां पर द्रव्य को द्वयात्मक कहा जा रहा है, दो अंश कहे जा रहे हैं, तो एक ही बात है, क्योंकि पर्याय स्वयं के ही दो अंश है, एक उत्पाद और एक व्यय। इस करवट से हटी तो उस करवट को पकड़ लिया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ये कल तक का मैंने थोड़ा सा रिकैप किया और लगभग महीने भर पहले जब हमने प्रवेशिका प्रारंभ किया था, मोर देन अ मंथ, लगभग 1.5 महीने पहले लगभग प्रारंभ किया था, तब काफी चर्चा मैंने नित्य अनित्यात्मक की, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक की और 5वें अध्याय के काफी सूत्रों के आधार से चर्चा की थी। एक शानदार छंद आप्त मीमांसा की 58वीं कारिका का है, पयो व्रतो न दध्यति न पयोति दधो व्रतः, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्व त्रयात्मकम्। संस्कृत का है, 2000 वर्ष पहले का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ का नाम लिया? आप्त मीमांसा। क्या ग्रंथ का नाम है? आप्त मीमांसा। देवागम स्तोत्र भी कहते हैं इसे। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधि व्रतः, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्वं त्रयात्मक। समंत भद्राचार्य देव ये कह रहे हैं जिसे दूध का त्याग है, जिसे दूध के रस का त्याग है, वो दही को ग्रहण कर सकता है। जिसे दही के रस का त्याग है वो दूध को ग्रहण कर सकता है। अब जानते हैं बच्चों, रसों का त्याग किया जाता है भोजन में, कितने जन ने सुना है? किसी के घर है ऐसे कोई सदाचारी लोग जहां पर रसों का त्याग करते हैं? कौन है? आपके पापा है। अब जरा बताएंगे कौन से दिन कौन से रस का त्याग करते हैं? आमरस दूध का देंगे, दूध का देंगे और लगभग जो ट्रेंड चलता है, गुरुवार को दूध का त्याग करते हैं, शुक्रवार को दही का त्याग करते हैं। 7 दिन का अलग का है, फिर कभी योग आएगा तो मैं समझा दूंगा। रसों का त्याग, वैसे पूजन में एक लाइन आप पढ़ते होंगे आप लोग, षड्रस वाली। कौन सी पूजन है? देवशास्त्र गुरु पूजन है ये? किसके? डॉक्टर साहब वाली है? कौन से? नैवेद्य छंद वाली होगी? हाँ, नहीं पता? अच्छा, मैं तो सब अनुमान लगा रहा हूँ। वहां पर षड्रस की बात जरूर आई है और आपको पता होना चाहिए षड्रस क्या है।
आम जन समझता है 5 रस तो हम जानते हैं, खट्टा मीठा चरपरा कषायला कड़वा, ये 6 रस क्या चीज है। फिर कभी, आज के लिए इतना ही। जिसे दही का त्याग है वो दूध ग्रहण कर सकता है, जिसे दूध का त्याग है वो दही ग्रहण कर सकता है, परंतु जिसे गोरस का त्याग है वो ना दही ग्रहण कर सकता है और न दूध ग्रहण कर सकता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? दही है वो दूध नहीं है, दूध है वो दही नहीं है। ऐसा होने पर भी गोरस की तरफ से देखो, दूध और दही दोनों एक ही है। जिसका गोरस का त्याग है और ना दूध ले सकता है और ना दही भी। उत्पाद में द्रव्य की मैं बात कर रहा हूं। बोलिए। गोरस मतलब गाय से निकला हुआ फ्लूइड। दूध और दुग्ध के सभी पदार्थ गोरस से बने माने जाते हैं। Anyway, आज हमें द्रव्य की परिभाषा देखनी है बच्चों। थोड़ा सावधान, एक बार आई वुड लाइक टू लिसन। द्रव्य की परिभाषा आप में से कोई इसको बोल के दिखाए। द्रव्य की परिभाषा बोले। प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य के किसी अगेन आप द्रव्य की किसी बोल रहे हो? राइट, हाँ, द्रव्य की, हाँ। प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य के किसी अवस्था की नित्यता रहती है, उसे द्रव्य, नित्यता को द्रव्य कहते हैं। राइट, बढ़िया। और कोई द्रव्य की परिभाषा? प्रतिविज्ञान के कारण द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। बस, अब मैं ज्यादा नहीं इसमें लूंगा, कल काफी पूछ लिया। प्रतिविज्ञान का कल क्या अर्थ कहा था? बोलिए। मतलब पहले हुआ है, वही है, ये वही। सूक्ष्म अर्थ तो बहुत अलग अलग है। अभी मैं समय जाया नहीं कर रहा हूँ इसमें, आपको मतलब का अर्थ बता रहा हूँ। कंपैरेटिव नॉलेज, वही संकलनात्मक ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान, जोड़ने की बात, ये वही है। यहां पर यह कहा जा रहा है बच्चों, उत्पाद और व्यय की परिभाषा तो हमें पता चले। जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसे उत्पाद कहते, जो पर्याय व्यय हो रही, जो पर्याय नष्ट हो रहे उसे व्यय कहते। द्रव्य की परिभाषा प्रतिविज्ञान के कारणभूत, ऐसी शुरुआत इसीलिए की क्योंकि ये वही है। दूध और दही दोनों वही है। किसकी तरफ से देख रहे हैं हम? द्रव्यार्थिक नहीं से देख रहे हैं। मेरा प्रश्न है बच्चों आपको, मारीच और महावीर एक है कि अलग अलग है? एक है या अलग अलग है? एक प्यासा था, प्यास से तड़प रहा था, गंगा के किनारे बैठ गया। भैया जल्दी एक गिलास पानी पिला देना। फटाफट कोई जैनी था, छन्ना था उसके पास, छन्ने से फटाफट पानी छान लिया, बिलछानी भी डाल दी और फटाफट एक गिलास ला के दे दिया। एक गिलास पीकर उसको थोड़ी तृप्ति हुई तो उसने फिर कहा 5 मिनट बाद, भैया बहुत अच्छा पानी था, वही पानी फिर से चाहिए मुझे। आप क्या कहोगे आप बच्चों? अभी लाता हूं कहकर आप उसी धारा में चले गए जहां से अभी पानी लाए थे, क्योंकि उस धारा में जाना संभव नहीं है एक्चुअली जहां से पानी लाया था। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? एक्चुअली जहां से पानी लाया था ना, जिस धारा से, वो धारा तो बह चुकी 10-20 किलोमीटर आगे तुम्हारे 5 मिनट में, हाँ या ना? और कहते फिर वही पानी लाना कहकर वही पानी पिलाता है। अब ये वही पानी नहीं है, ये वैसा ही पानी है, वह नहीं है।
वह तो पैच स्लॉट बह गया। आप समझ रहे हैं, एक सरीखे को एक कहने का प्रचलन है। समझ रहे हैं? हमने कहा भैया 1 किलो गेहूं पैक करना, जल्दी पैक करना, मैं अभी आ रहा हूं, मुझे टाइम नहीं है रुकने को। ठीक है, मैं पैक करके रखता हूं। पैक करके रख दिया काउंटर पर। अभी जितने भी दूसरा ग्राहक है उसने कहा फटाफट गेहूं चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए। हाँ ले लो भैया, ये ले लो। दे सकता है कि नहीं? वो मालिक ही है, वो दे सकता है कि नहीं? अभी जितने में वो आया, वो पहले वाला ग्राहक, मेरा गेहूं कहाँ चला गया? अभी दे रहा हूँ, नहीं मुझे वही गेहूं चाहिए। ये वही है भैया, वही। ये दाने अलग, वो दाने अलग, ये वही नहीं है, ये वैसा ही है, बट वैसे ही को वह ही कहने का प्रचलन लोक में भी होता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, ठीक है। पृथ्वी ज्ञान के कारणभूत मतलब ये वही है, वही है, वही है, वही है। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, जिसके बीच में इस प्यासे को खड़ा किया था। मैंने प्रश्न पूछा था, महावीर और मारीच एक है कि अलग अलग है? यदि आप कहते हो एक है, तो जरा महावीर को हटाकर वहां पर मारीच की विराजमान करके दिखा देना। कर पाओगे क्या? मारीच के पंचकल्याण करा पाओगे क्या? मारीच की वेदी विराजमान हो पाएगी क्या? हाँ या ना? मारीच की जय हो पाएगी क्या? मारीच वो महावीर नहीं है। मारीच एक पतित अवस्था थी, महावीर एक पावन अवस्था है। हाँ या ना? ऐसा होने पर भी हर महावीर जयंती के दिन इसको क्यों याद किया जा रहा है? फिर मैं खराब बातें नहीं बोलना चाहता, हाथ नीचे, उत्तर मैं दे रहा हूं। मारीच को क्यों याद किया जाता है हर महावीर जयंती के दिन, हर दीपावली के दिन? आखिर क्यों? क्योंकि ये वही है, ये वही है। ये वह कैसे हो सकता है? ये वही है। जो मारीच था वही महावीर बन गया। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। एक धारा ऐसी है जो कंटिन्यूटी में बह रही है, जो एक सामान्य सूत्र है, जो सब जगह कॉमन फैक्टर के रूप में है। कल भी मैं ही था, बच्चा था वो मैं ही था, युवा अवस्था में भी मैं ही हूँ, बुढ़ापे में भी मैं ही रहूंगा, मैं ही रहूंगा। मैं वो मैं ही हूं, तीनों में व्याप्त, तीनों पर्याय में व्याप्त एक कांस्टेंट तत्व मैं ही हूं। मैं सदा काल हूं, तब भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूं और तब भी मैं ही होगा। ऐसा होने पर भी वो स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है, कल की स्थिति अलग होगी। हाँ या ना? क्या है वो? भूल रहा हूं। मेरा समय भी बदल जाएगा और तेरी राय भी है। ठीक है, मैं भूल रहा हूं अभी। द्रव्य की परिभाषा, पृथ्वी ज्ञान के कारणभूत मतलब एक कॉमन फैक्टर। पृथ्वी मतलब ये वही है, वही वही है। सभी पर्यायों में एक कॉमन तत्व की बात कर रहा हूं मैं। गेटिंग? उसे कहते द्रव्य। जैसे काफी सारे उदाहरण चल चुके हैं हमारे, कल परसों भी थोड़े लिए थे, आपको ख्याल में होगा। खटास का व्यय, मिठास का उत्पाद और रस द्रव्य। उदाहरण चले कल परसों, काफी परसों। हरेपन का व्यय, पीलेपन का उत्पाद, वर्ण द्रव्य। वर्ण ने अपनी सत्ता जमा कर रखी है, हजारों रंग बदल जाए, हजारों पर्याय बदल जाए, लेकिन होगी तो वे वर्ण की। वर्ण तो सदा काल विद्यमान होगा, सामान्य बिना विशेष काय का। वर्ण है तभी तो उसकी पर्याय निरंतर बनी रहेगी। गेटिंग?
अभी दिक्कत यहां पर खड़ी है कुछ बच्चों। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत मतलब वह परमानेंसी को हम देख रहे हैं, द्रव्य के एक परमानेंट अंश को, उसे ध्रुव कहा जा रहा है, राइट। तत्वार सूत्र की जितनी टीकाएं हैं उसमें द्रव्य का अर्थ ध्रुवता ऐसा लिया है। दो शब्द हमारे सामने, एक ध्रुव और एक द्रव्य, और लगभग दोनों का भाव एक है। मैं अच्छी भाषा में कहूं तो ध्रुव का भाव द्रव्य, जैसे मनुष्य, मनुष्यपना, ह्यूमन, मैन, ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, मानुष, मानुष की। कितने जन समझ रहे हैं? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अवस्था की नित्यता को, अवस्था और नित्य, कल ये मैंने अराइज किया था डाउट आपके बीच में। अवस्था और वो भी नित्य। हमने ये तो सुना है कि उत्पाद और वे अवस्था को कहते हैं और वे क्षणिक होती है, वे नित्य होती भी नहीं है। परमानेंसी विद चेंज, चेंज विद परमानेंसी। तो जो चेंज है वो चेंज उत्पाद वे है और उसी को अवस्था कहते हैं। और आज ये बताया जा रहा है अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। इसका क्या अर्थ समझना बच्चों। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा है किसी अवस्था की नित्यता को, वो किसी मतलब विच विशिष्ट अवस्था की बात कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, इसके मैं दो अर्थ कर रहा हूं, दो। पहला अर्थ मैं कर रहा हूं, अवस्था का अर्थ यहां लेना चाहिए अंश। यहां पर अवस्था का अर्थ अंश लेना चाहिए, एक भाग लेना चाहिए, भेद लेना चाहिए। अभी पढ़ते हैं इस परिभाषा को। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, अवस्था मतलब यहां पर अंश, द्रव्य के किसी अंश की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। किसी अंश के मतलब दो अंश है, एक परिणमनपना और परिणमन के अलावा और एक दूसरा अंश है, वह नित्य है, उसे द्रव्य कहते हैं। दो अंश है। यहां पर मैंने अवस्था का अर्थ अंश लिया और अंश दो है द्रव्य के। अब तो तीन है कोई कहता हो, उत्पाद वे द्रव्य, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। दो अंश मैंने कहा, एक तो पर्याय और एक तो द्रव्य। लेकिन पर्याय वाला अंश क्षणिक है, परिणामी है, निरंतर परिणमन करता है, और दूसरा अंश स्थायी है, स्टैटिक है, इट्स नॉट डायनेमिक। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी अवस्था की नित्यता को, किसी अवस्था मतलब किसी अंश की नित्यता को, किसी अंश मतलब वो पर्टिकुलर अंश गुण वाला, परिणमन वाला नहीं, खटास मिठास वाला नहीं, वर्ण वाला, हरा और पीलापन वाला नहीं, वर्ण वाला, खटास और मिठास वाला नहीं, रस वाला। समझ रहे हैं आप लोग? वह अंश पकड़ना है। अंश दो है, एक खटास मिठास वाला और एक वर्ण वाला, सॉरी रस वाला, एक हरा पीलापन वाला और एक वर्ण वाला। ऐसे दो अंश है, उसमें एक अंश द्रव्य है, कायम है, नित्य है, और एक अंश निरंतर परिणामी है। इसलिए कहा गया है कि द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, यहां पर अवस्था का अर्थ आपको अंश लेना है, अंश। नेक्स्ट, कहीं कहीं अवस्था का अर्थ अपेक्षा भी लिया जाता है, तो इस न्याय से भी ये पहला अर्थ बन जाएगा।
अभी दूसरे अर्थ की मैं बात करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है आपको। पहले अर्थ में मैंने कहा गुण को भी अवस्था कहते हैं। आपको अटपटा लगा क्या? अवस्था मतलब अंश कह रहा था मैं, राइट? बट कोई इंसिस्ट करे नहीं, अवस्था मतलब तो पर्याय होता है भैया, आप तो अंश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, और ग्रंथों में ऐसा लिखा भी है सर, बहुत जगह लिखा है। वैसे गुण का एक पर्यायवाची नाम हमने बोला था, वो क्या बोला था? पर्याय। क्या बोला था? सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। याद आ रहा है? याद आ रहा है? गुण का एक अर्थ बोला था सहभावी पर्याय, पर्याय का अर्थ बोला था क्रमभावी पर्याय। दोनों को पर्याय कहा था हमने, और पर्याय भी इसलिए कहा था क्योंकि अंश सो पर्याय, भेद सो पर्याय, ऐसी बात चल रही थी हमारी, याद आ रहा होगा। समय सार की तीसरी गाथा की टीका में तो गुण को भी कार्य कहा और पर्याय को भी कार्य कहा, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य, ऐसी लाइन ही लिखी है। हर एक द्रव्य विरुद्ध तथा विरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करती है। पहले अर्थ में अवस्था का अर्थ मैंने अंश किया अथवा अपेक्षा किया। अभी दूसरे अर्थ में अवस्था का अर्थ मैं पर्याय ही ले रहा हूं, क्योंकि आम जन समझते हैं अवस्था मतलब तो पर्याय होता है। प्रवचन सार आपके सामने है, 18वीं गाथा सभी जन फटाफट खोलेंगे। मिल गई 18वीं गाथा? देखिए 18वीं गाथा पढ़ लेते, क्या लिखते हैं देखो वहां पर। किसी पर्याय से उत्पाद मिला, पेज नंबर बता दीजिए मुझे जरा। 32 पेज खोलिए, आपका देख लीजिए आपकी कौन सी प्रति है। यदि नई प्रति होगी तो 32 पेज, पुरानी प्रति है मेरे पास उसमें 21 पेज है। किसी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से विनाश कितने जन को मिल गया? गाथा 18 पर हूं मैं, गाथा 18 गाथार्थ पढ़ रहा हूं मैं। कितने जन को मिल गया? जरा हाथ ऊपर करिए। गाथा 18 कितने जन को नहीं मिल रहा है? जरा हाथ ऊपर करिए। गाथा 18 नहीं मिल रही क्या? चलो ले, फिर अभी क्या है? हाथ के ऊपर क्या है? सॉरी, पेज नंबर 30 पर है। अरे भाई आपने क्या कहा पहले? अलग ही पेज खोल के। ठीक है, 18वीं गाथा देखिए, गाथार्थ देखिए बच्चों। देखो, किसी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से विनाश सर्व पदार्थ मात्र के होता है। कितने जन को ये लाइन समझ में आ रही है? कितने जन को ये लाइन समझ में आ रही है? किसी पर्याय से पदार्थ का उत्पाद और किसी पर्याय से पदार्थ का विनाश, ये तो हर एक पदार्थ में होता है। कितने जन समझ रहे इस बात को? द्रव्य किसी पर्याय से उत्पन्न होता है और किसी पर्याय से नष्ट होता है। कितने जन समझ रहे इस बात को? नहीं समझने वाले जरा थोड़ा खड़े रहेंगे, मतलब हाथ नहीं ऊपर वाले थोड़ा खड़े करेंगे। हाथ जिनके ऊपर नहीं थे वे थोड़ा ऊपर खड़े रहेंगे। जल्दी फटाफट फटाफट स्विफ्टली, जरा जल्दी जल्दी जल्दी। आपको नहीं, ओनली फॉर स्टूडेंट्स है ये ऑफर, ओनली फॉर स्टूडेंट्स है। अरे आप भी खड़े रहने लगे। नहीं नहीं नहीं, आप जरा खड़े रहेंगे दोनों जन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी सी बात है। खड़े रहेंगे आप, एक तरफ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। इस इतने पछाने को तो मुझे हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी पर्याय से द्रव्य उत्पन्न होता है और किसी पर्याय से द्रव्य नष्ट होता है, कोई आपत्ति नहीं स्वीकार करने को। आगे की लाइन देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? और किसी पर्याय से पदार्थ वास्तव में ध्रुव है। किसी पर्याय से ध्रुव है।
पर्याय से ध्रुव है। अरे भाई क्या लिख रहे हो आप? पर्याय से उत्पन्न होता है, किसी पर्याय से वे होता है, इतना समझ में आता है, बट किसी पर्याय से ध्रुव है का क्या तात्पर्य है? यही गोपाल दास जी समझाना चाह रहे हैं। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं, 101 गाथा पर आइए, 101 पर आइए, 101 गाथा जल्दी। कितने जन को मिल रही है 101 नंबर की गाथा? गुड गुड। उसकी टीका कितने जन को मिल रही है? टीका, टीका का सेंटर देखो, सेंटर पैराग्राफ और पर्याय कितने जन को मिल रहा है? और पर्याय उत्पाद व द्रव्य के द्वारा आलंबित है, अर्थात उत्पाद व द्रव्य पर्यायाश्रित है। ओ ये क्या लिख रही है, क्या लिख रही है? टर्न वन मोर पेज, सैंपल्स दिखा रहा हूं। इसलिए अंतिम टीका के अंतिम लाइन देखिए, इसलिए उत्पाद व द्रव्य के द्वारा पर्याय आलंबित हो और पर्यायों के द्वारा द्रव्य आलंबित हो, कि जिससे यह सब एक ही द्रव्य है। अब ये तो खूब पढ़ना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज इनफ। हम कहाँ अटके पड़े हैं सभी अभी फिलहाल? पर्याय, और वो भी नित्य, और उस पर्याय की नित्यता को द्रव्य कहा जा रहा है, मतलब द्रव्य भी पर्याय है। तो फिर पर्याय क्या है? और दो टुकड़े आपने जो करके दिखाए पर्याय और द्रव्य, फिर वो क्या था? अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। Want to speak something? आपने कल बताया था वो द्रव्य पर्याय अनित्य वंश द्रव्य। हाँ, आपने कल कहा था पर्याय द्रव्य का अनित्य वंश है। अंश, अंश है, वंश नहीं, अंश है। वंश भी है एक प्रकार से। ठीक है ठीक है। अब इसका क्या अर्थ समझना देखिए बच्चों, आपको याद आ रहा है मैंने आपको द्रव्य की 3 परिभाषा बताई थी। वे कौन कौन सी 3 द्रव्य की परिभाषा थी? जरा मुझे कोई याद करके दिखाए कि एक चार्ट बनाया था हमने ठीक ठीक 1 महीने पहले, 35, 37, 38 दिन पहले एक चार्ट बना था जिसमें द्रव्य की 3 परिभाषाएं बताई थी। वो 3 परिभाषाएं कौन सी थी? और मैंने यह कहा था 2 परिभाषाओं के तो सीधे सीधे सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं, और इन 2 परिभाषाओं से तीसरी परिभाषा डिराइव होती है। गुण समुदायो द्रव्यम परिभाषा 1, गुण परेव द्रव्यम परिभाषा 2, और इससे डिराइव की थी तीसरी परिभाषा हमने, पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। कितने जन को याद आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ चला तो था। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा वहां पर समूह के 2 अर्थ हम देख रहे थे। एक विश्व की परिभाषा में समूह का क्या अर्थ होगा, और एक द्रव्य की परिभाषा में समूह का क्या अर्थ होगा, जिसमें एक जगह समूह एक क्षेत्रावकाश संबंध का वाचक था और एक जगह समूह तादात्म्य संबंध का वाचक था। कितने जन को याद आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ पढ़ा जैसा तो लग रहा है। ठीक है ठीक है। लेकिन गाड़ी आज अटकी पड़ी है थोड़ी, कि पर्याय को द्रव्य कहा जा रहा है, पर्याय की नित्यता कहा जा रहा है एक तो, और आज तक तो हम यही समझते हैं कि पर्याय तो अनित्य होती है, और यहाँ ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए, पहले तो द्रव्य की 3 परिभाषाएं बताई गई थी आपको, उसमें से तीसरी परिभाषा को सामने खड़ी करिए। पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। यदि इस परिभाषा को मुख्य करें हम, अरे मैंने गाइड नहीं लाई एक्चुअली, यहाँ पर वितरक विज्ञान की गाइड मिलेगी, विवेचिका, वितराग विज्ञान विवेचिका,
नॉट बाल बोध विवेचिका, इट्स ग्रीन इन कलर, मिल सकती है। 7 तत्व पाठ खोलो, उसमें से 7 तत्व और फिर लाओ मेरे पास। ध्यान दीजिए, एक लाइन पढ़ के दिखाऊंगा। वैसे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है आपके पास, दैट यू कैन मेक इट अवेलेबल। चलो वो उसको ले लो, वो उसमें से दिखाता हूँ। चलिए वो भी दे दो मुझे, एक मिनट, वो भी रख दो, रख दो जल्दी बच्चों। द्रव्य की परिभाषा यदि समाज में किसी को भी पूछी जाए बच्चों, तो प्रायः आपको 2 परिभाषा मिल सकती है। वे कौन सी? एक तो गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यह परिभाषा, अथवा 199 पेज खोलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशन। या तो गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, गुण और पर्याय के। मैंने तीसरी परिभाषा आपको डिराइव करके दिखाई थी। इस न्याय से मैंने, याद आ रहा है आपको, एक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? मैंने यह कहा था आमंत्रण देने की 3 पद्धतियां होती है। एक तो ये कहो, बड़ों को कहो आपको जरूर पधारना है जी हमारे विवाह के लिए। एक आमंत्रण दूसरे प्रकार का होता है, पप्पू आपको जरूर पधारना है मेरे बर्थडे के लिए। मैं विवाह और बर्थडे का समर्थन नहीं कर रहा हूं, उदाहरण अपना काम निकाल रहा हूं। मैं बर्थडेज में छोटों को ले गए, विवाह में बड़ों को ले गए, लेकिन बड़ों की मुख्यता से आमंत्रण हुआ, छोटे वहां पर गर्वित हो गए। छोटों की मुख्यता से आमंत्रण हुआ है, बड़े गर्वित हो गए। बड़े ही तो छोड़ने आएंगे उनको, और वे मुंह नहीं ताकेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। समझ में आया? और कभी कभार ऐसा होता है, पंच कल्याणक वगैरह की बेला है, उसमें सपरिवार को आमंत्रित किया है, बाल गोपाल सबको आमंत्रण। 3 प्रकार के आमंत्रण की पद्धतियां मैंने कही थी, आपको याद आ रहा है? कभी बड़ों में छोटे गर्वित करते, कभी छोटे में बड़े गर्वित करते हैं, और कभी अलग अलग सा सबको डिफाइन करते हैं। द्रव्य की परिभाषा में कभी गुण में पर्यायों को गर्वित करते हैं, और कभी पर्यायों में भी गुण को गर्वित करते हैं, और कभी गुण और पर्याय को दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं। द्रव्य की एक नई परिभाषा देखिए, 199 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक। कोई पढ़ के दिखाएगा? देखिए, सो यहां पूछते, चौथी लाइन, कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। कितने जन को मिल रहा है ये? अभी शुद्धाशुद्ध ये छोड़ दीजिए, ये कोई प्रकरण चल रहा है उनका, लेकिन द्रव्य क्या है? सर्व पर्यायों का समुदाय है। अभी यहां पर क्या कहा जा रहा है? मतलब एक प्रकार से देखो ना, तो द्रव्य में गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। द्रव्य में कोई ऐसे 2 टुकड़े मिलेंगे देखने जाओ तो फिजिकली कि ये गुण है और ये पर्याय है। ये अंश परिणमता नहीं है और ये परिणमता। ऐसे 2 अंश 2 हाथों पर लेकर दिखा सकते हैं आप? दिखा सकते हैं? सोना इस हाथ में और कुंडली इस हाथ में, ऐसे दिखा सकते हैं? नहीं। चमड़ी की आंखों से ऐसे अलग अलग देखा नहीं जा सकता, बट ज्ञान की आंखों से अलग अलग देखा जा सकता है। देखा जा सकता है ना? वो हार पिघला कर, ठोक पीट कर उसका मुकुट किया गया, अवस्थांतर हुआ, बट सामने वाले को पता है सोना जस की तस पड़ा है, उसमें कोई आँच नहीं आई। जिसे मुकुट चाहिए था वो खुश हो गया, जिसे हार चाहिए तो वो नाराज हो रहा है, क्योंकि हार उसका पिघलाया गया है।
इस न्याय से विचार करें, गुण की कोई अलग सी सत्ता नहीं होती। जो भी कुछ होता है द्रव्य में वो सब पर्याय के ही फॉर्म में होता है। ज्ञान से उनका स्थायीपना देखने में आता है और उसे गुण कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। अब उन पर्यायों का एक सामान्य अंश खड़ा करना है बच्चों, पर्यायों का एक नित्य अंश खड़ा करना है, तभी तो यह कह सकेंगे हम अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? अवस्था के दो अंश बनाइए। अभी बैठिए सभी जन। अभी अभी जो बैठे हुए द्रव्य की तीन परिभाषाएं मुझे कौन बोल के दिखाएगा? जरा खड़े रहेंगे अभी अभी बैठे वाले। क्या करें, मौके नहीं मिलते, ये बात झूठ है, बट वी डोंट नो टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज। कोई बात नहीं, थोड़ा इस तरफ आओ। सॉरी, उपेक्षा पर उपेक्षा हो रही है आपकी, क्या कर सकते हैं। चलो, अवस्था के दो अंश करने हैं, अभी हमें दो टुकड़े करने हैं बच्चों। कैसे करेंगे? देखो, मैं दरवाजे को जान रहा हूं, इसके दो टुकड़े करता हूं मैं। ये जो क्रिया संपन्न हो रही है उस क्रिया के दो अंश हो सकते हैं, और इस क्रिया के दो अंश मेरे ज्ञान में हो सकते। ज्ञान में, व्याकरण में भी मैं करके दिखाता हूं पेपर पर। मैं दरवाजे को जान रहा हूं, फिर मैंने आंख यहां से उठाई और यहां डाल दी। मैं अलमारी को जान रहा हूं, फिर मैंने वहां से उठाई और यहां पर रखी। मैं स्पीकर को जान रहा हूं। तीन लाइंस लिखे अपने पेपर पर। इन तीन में कॉमन पार्ट क्या है? सामान्य अंश क्या है? नित्य अंश क्या है? नित्य अंश जानना। टेबल कुर्सी आदि छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं आप? इस न्याय से विचार करें यदि आप, तो मति ज्ञान हो रहा है कि श्रुति ज्ञान हो रहा है, सम्यक ज्ञान हो रहा है कि मिथ्या ज्ञान हो रहा है, अवग्रह हो रहा है कि यह हो रहा है, अवय हो रहा है कि धारणा हो रहा है, स्मृति हो रहा है या प्रतिविज्ञान हो रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस स्पेशलिटीज, वहां पर एक कॉमन अंश है सब में, जानना। क्या कहा मैंने? जानना। जब कोई आदमी ये सोचने लगता है मुझे बहुत अमीर होना है, बहुत अमीर होना है, ये जुनून चढ़ जाता है दिमाग में, तो उसका दिमाग ठीक करने के लिए उसके माँ बाप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहली लाइन, अमीर बन के क्या करोगे तुम, ऐसा क्या मिलेगा? पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या बोलते हैं? अमीर भी तो दो रोटी खाते दिन में, सो तो तुम्हें भी है दो रोटी। एक ड्रेस पहनते एट ए टाइम, सो तो तुम पहन रहे हो। एक गाड़ी में घूम रहे, सो तो तुम घूम रहे हो। अलमारी में, गोडाउन में, स्टोर में, उनके क्या कहते हैं उसको, हॉल में कितनी गाड़ियां, कितने कपड़े रखे, उससे फर्क पड़ सकता है, बट वो भोग उपभोग का फर्क कहाँ है? रोटी तुम्हें भी दो खाने, रोटी हमें भी दो खाने। वे कौन से साथ में लेके जाने, वे कौन से ज्यादा भोगते हैं? तू क्यों नहीं संतुष्ट होता? तुम्हें किसी पागल डॉगी ने, समझ में आता है? क्यों ऐसे बेवकूफी करता है? क्यों ऐसे नशा चढ़ा है तुम्हें? खाओ ना सुख चैन की। और सुन, बहुत बड़ा होगे तो वो भी नसीब नहीं होगा तुम्हें, वो भी खा नहीं सकोगे। तुम बनना है अनंत अंबानी ना? हम किस किस को बनना है सोच लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं? वैसे द्रव्य की परिभाषा तीन बताई थी अभी, वो कौन रिपीट करेगा?
फिर से बोल देता हूं मैं, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, गुण और पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, और पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। बैक, पर्याय के दो अंश खड़े करिए। केवल जानना, जानना को मुख्य करिए। मैं ज्ञान में घटित करके दिखा रहा हूं। किसको जानता और कैसा जानता है गौण कर लीजिए, जानता है को मुख्य कर लीजिए। हर एक जीव प्रत्येक समय में जान ही तो रहा है, मात्र जानना मेरा काम, यह सिखाया गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को जानना, डॉक्टरी की पढ़ाई को जानना, ऊटी कुल्लू मनाली को जानना आदि, ये तो सब नहीं बताया गया हमें। जानना, मात्र जानना, इसे कहते हैं अवस्था की नित्यता। ये निरंतर हो रहा है। आज 10 गाथा जान रहे हो, कल जरूरी नहीं है कल जानोगे, बट आज जान रहे हो जरूरी है कल भी तुम जानोगे, क्योंकि जानना जानना तुम में से निकाला जा सकता नहीं। वो तुम्हारा एक इंटीग्रल पार्ट है। इसे कहते हैं अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। तो दरवाजे को, स्पीकर को और अलमारी को, ये अवस्था के विशेष पार्ट है। अवस्था के विशेष पार्ट, उन्हें उत्पाद वे कहेंगे। दरवाजे के बाद अलमारी आई तो दरवाजे के ज्ञान का अभाव और अलमारी के ज्ञान का उत्पाद। बट ज्ञान तब भी था, अभी भी है। ज्ञान का भी उत्पाद नहीं हुआ। ज्ञान कायम। इसे कहते हैं अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही मिथ्या दर्शन हो अथवा सम्यक दर्शन हो, मानता तो सभी जन है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो मानता नहीं, मानते भी सभी है। मिथ्या दृष्टि मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, स्वयं को शरीर रूप मानते हैं। सम्यक दृष्टि मानते हैं कि नहीं? स्वयं को जीव रूप मानते हैं। मानते तो सभी है, जानते भी सभी है, रमण भी सभी करते हैं। इस कॉमन अंश को अभी कहाँ रमण करते? पर द्रव्य में रमण करते हैं कि स्वयं में रमण करते हैं? यह तो विशेषता हो गई। बट सामान्य अंश ये हो गया, रमण तो सभी करते हैं, जानते तो सभी है, मानते तो सभी है। वे स्वयं को किस रूप जानते मानते हैं कि बात अभी नहीं चल रही है। द्रव्य की 3 परिभाषा कौन बताएगा मुझे खड़े रहने वालों में से? मैं रिपीट करता हूं, दीप बैठ जाओ, मैं रिपीट करूंगा। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, और गुण और पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। बैक, द्रव्य अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। और हर एक अवस्था में एक विशेषांश है और कॉमन अंश है। छिड़ गया युद्ध 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर। बाप बंटवारा करके चला गया और बाप जाने के बाद बच्चों में लड़ाई चालू हो गई, धुआंधार। भरत जी को कम देकर गए थे ऐसी बात नहीं थी। भरत जी को खूब था और बाहुबली के नसीब में केवल एक पोदनपुर मिला था। लेकिन लड़ाई इस बात पर छिड़ गई कि भरत ने चाहा वो आकर मुझे सरेंडर करे। कौन? बाहुबली आकर सरेंडर करे। अभी जब लड़ने के लिए दोनों आमने सामने खड़े हुए तो मंत्रियों ने यह सोचा कि इसमें तो मुफ्त में सभी जन कट मरने वाले हैं। ये दोनों तो कोई मरने वाले है नहीं, दोनों चरम शरीरी है, दोनों का खून भी नहीं बहाएगा। मरेंगे तो हम तुम लोग, विधवाएं विधुर तो हम लोग होंगे। तो दोनों मंत्रियों ने दोनों तरफ के राजा को थोड़ा सा समझाया, आप दोनों में से सेटल कर लीजिए ना, हमको काहे के लिए धान में अनाज में जीव क्यों रगड़े जा रहे जबरन, तुम दोनों निपट लीजिए। तो यह तय हुआ कि दोनों अपने अपने सेना दल को गौण करेंगे और दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे। आकर जीत किसकी है बच्चों? जीत है
बाहुबली के मंत्री की, क्योंकि यदि लड़ाई होती ससैन्य सदल तो बाहुबली की मुश्किल पड़ जाती बहुत। बाहुबली के पास सेना भी नहीं थी, कोई वेपन्स भी नहीं थे ऐसे खास। आप समझ रहे हैं? वो तो चतुराई मंत्री की तो देखो। अब आप दोनों लड़ लीजिए आपस में, और दोनों लड़ने के बाद ठीक है, तुम भी तुम्हारा गौन करोगे, मैं भी मेरा गौन करूंगा। चक्रवर्ती ने अपना 6 खंड गौन किया, इसने अपना पोदनपुर गौन किया। तुम अपना सब सदल बल 14 रत्न नवनिधिया ये सब गौन करोगे, मैं मेरा गौन कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास गौन करने के लिए क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। गौन तो भरत जी को करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ था। भरत जी के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये आमने सामने खड़े हैं दोनों। हाँ, बाहुबली के पास कुछ भी नहीं था, राइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सहज हो जाओ। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जो फैक्ट है वो फैक्ट्स आर फैक्ट्स, फैक्ट्स कांट बी चेंज्ड। बाहुबली और भरत जी दोनों, अपन लोग में कहते ना, कोई पुलिस के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए, वर्दी के दम पर मत अकड़, वर्दी उतार के आ जा, देखता हो तेरे को। अभी बराबरी का मामला हो गया। हमारा एक बयान था, नहीं याद आ रहा है क्या? बराबरी का मामला हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? कैसा ज्ञान है? भगवान बड़े हैं, किस अपेक्षा से बड़े? केवल ज्ञान। और यहां मति श्रुत ज्ञान होगा तो आपके पास, हमारे पास तो कुमति पड़ा है, कोई श्रुत पड़ा है। लेकिन तुम भी ज्ञान वाले हो, वे भी ज्ञान वाले हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने की बात है। यह जो कॉमन अंश है, यह कॉमन अंश द्रव्य कहलाता है। जो निगोद में सो मुझ में सो ही मोक्ष मंजार, इसी के बल पर देखा जाता है स्वयं को अभी कि मैं पूर्ण सामर्थ्यवान भगवान जैसा हूं। सांसारी जीव, सांसारी भव्य जीव सिद्ध समान अपने स्वरूप को दिखाकर सिद्ध समान हो जाते हैं। क्या कहा? सिद्ध जैसे होंगे कब? सिद्ध जैसे देखेंगे तब। मैं प्रभु हूं। प्रभु का अर्थ प्रकृष्ट, भू मतलब हूं, प्रकृष्ट हूं, यह प्रभु होने की विधि है। खैर, मैं तो आपको इतना ही बता रहा हूं, द्रव्य और कुछ नहीं है, पर्यायों का पिंड है। उस पर्यायों में से जो द्रव्यता का, नित्यता का अंश है, उसे द्रव्य समझना है। नित्यता का मतलब सामान्य अंश, और जो विशेष अंश है उसे हम उत्पाद व्यय कहते हैं। अब इस दूसरी अपेक्षा में गुणों की कोई बात नहीं है, क्योंकि द्रव्य को हमने पर्यायों का पिंड का बैठिए। वैसे बाय द वे द्रव्य की कोई 3 परिभाषा बताएगा मुझे? मजा आ गया, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। देखो, मैं वैसे ही कहूँ बैठ जाओ, और आपने उत्तर दिया और आप बैठ गए, तो कैसे, क्या फर्क है इन दोनों में? स्वाभिमान, स्वाभिमान। समझ में आया? बोलो, द्रव्य की 3 परिभाषा। गुणों की पर्याय को द्रव्य कहते। बहुत अच्छे बेटा। गुणों के समूह के द्रव्य को पर्याय कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस बस, एक ही बच्चा है, अब तुम देख लेना भैया, है ना? तो द्रव्य की आज 2 परिभाषाएं हमने देखी। जरा मुझे कोई बताएगा वो 2 परिभाषा कौन कौन सी देखी? मैं थोड़ा सा फिर से हाईलाइट करता हूँ 1 मिनट में। प्रतिभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। यहां पर अवस्था का अर्थ लिया पहले केस में अंश। इसमें साफ साफ मैंने ये कहना चाहा, एक नित्यांश है, एक अनित्यांश, और उस नित्यांश को द्रव्य कहते हैं, जिसमें गुण पर्याय वाला साफ साफ द्रव्य मैंने दिखाया पहले अपेक्षा में, जिसमें गुण मतलब द्रव्य की तरफ मेरा संकेत है। गेटिंग? ये पहला। यहां पर मैंने अवस्था का अर्थ अंश किया, अपेक्षा किया,
और अंश दो है, इसीलिए किसी अंश की नित्यता को ऐसा बोला, मतलब नित्य अंश को द्रव्य बोला। दूसरी अपेक्षा में मैं ये कह रहा हूं, द्रव्य पर्यायों का ही पिंड समझना है आपको। इन पर्यायों में, इन अवस्थाओं में जो नित्यता है, स्टैटिक पार्ट है, वो उसे कहेंगे द्रव्य, और जो विशेष अंश है उसे कहेंगे उत्पाद। प्लीज। तो आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे थोड़ा बच्चों को समझाना। बताइए बताइए ना, आगे आकर बता सकते हैं आप। कोई नहीं, जैसे समुद्र है, आपने किसने बच्चों ने समुद्र देखा है बेटा? किसी ने अपने नहीं देखा है, किसी ने ऐसा है समुद्र देखा है आज तक आपने? तो सागर कैसा होता है? ऊपर से उसकी तरंगे उठती है ना, और नीचे बिल्कुल शांत होता है। अगर आप कभी डाइव करके, आपने वीडियोस देखे होंगे, आप डाइव करके नीचे जाओगे तो वेव्स आती हैं, ऊपर की वेव्स दिखती हैं, बिल्कुल शांत होता है। तो जो कितने जन समझ रहे इस उदाहरण को? तो जो गुरुजी बता रहे हैं, आत्मा, तुम आत्मा, जैसे द्रव्य, सारे द्रव्य एक जैसे ही होते हैं, बट आत्मा के हिसाब से अपने आप को देखो, तो अपने आप में तुम्हें हमेशा विकल्प नजर आएंगे ना। कभी कभी कोई विकल्प आ रहा है, हर समय विकल्प आते जा रहे हैं, है ना। अभी विकल्प का मतलब पता है ना बच्चों? विकल्प मतलब तुम्हें कंटिन्यूअसली कोई ना कोई विचार आ रहा है ना। विचार आ रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, कभी क्रोध, कभी मान, माया, लोभ, ये विविधताओं की तरफ से देखो तो अनेक अनेक प्रकार दिखाई देता है। बट इन सभी अवस्थाओं में आप ये देखो, मैं तो जानने वाला हूँ। और सागर में आप ध्यान से देखो, सागर में, सागर किस चीज का बना है? पानी का बना है, ठीक है। पानी किस चीज का बना है? ध्यान से सोचो, बूंद का बना है, एक एक बूंद का। ध्यान से देखो तो ऊपर से जो एक एक वेव्स आ रही हैं, वो वास्तव में हमारे विचारों जैसे वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है। वो जो गुरु जी बता रहे हैं, जो चेंजिंग पार्ट है, वो तो ऊपर वाला बिल्कुल ऊपर से निकल गया, वेव्स आ रही है, पर नीचे का जो है वो भी तो बूंदों का ही बना है, पर वो बूंद हिलती नहीं है, वो वहीं की वहीं पड़ी है। हो सकता है कितने ही सालों से वो बूंद, पानी की बूंद जो ऊपर है वो नीचे है, वो भी वहीं की वहीं बनी हुई है। मैं इसे थोड़ा फोकस करता हूँ प्लीज। उदाहरण कितने जन समझे जो दिया गया है? उसमें एक समझदारी की एक बात और करनी है आपको। समुद्र के इनके उदाहरण को मैं समझाता हूँ आपको ढंग से थोड़ा। समुद्र में क्या होता है, कभी बड़ी बड़ी मछलियां भी होती है ना, जब उनको तैरना है, आराम मस्ती करनी है, तो वो तल पर आकर मस्ती करती रहते हैं ऊपर। जब स्पीडीली उनको ड्राइव करना है, धमाधम सैकड़ों किलोमीटर तय करने घंटों में, वे डीप दे गो इनटू द बेड्स डाउन, वे नीचे चले जाते हैं एकदम, और जुक हैसललेस दौड़ते रहते। फिर वाई? यहां पर दिक्कतें आती है उनको ऊपर, अक्रॉस द करंट्स में थोड़ा प्रेशर पड़ता है, आदि आदि सब बातें हैं। वन थिंग। सेकंड थिंग, गर्मी में भारी समस्या होती है उनको ऊपर आने में, बट एकदम नीचे जाओ, न गर्मी की समस्या न ठंड की समस्या, ये सब बच जाते। इस प्रकार साफ साफ दो पार्ट समुद्र के समझ में आते हैं। एक स्टैटिक पार्ट है जो टेम्परेचर कभी बदलता नहीं, और एक ये है कि जिसमें कभी टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस कभी होता नहीं है, हमेशा एक जैसी स्थिति। बाहर में पानी बरस रहा है कि गर्मी ओल बरस रही है कि ओले बरस रहे कि शोले बरस रहे, कुछ नहीं पता आपको। एक ही स्पीड में ड्राइव करना है, हैसललेस। कितने जन समझ रहे हैं ये? बट ये समुद्र के फिजिकली दो पार्ट है, ऐसे आत्मा के फिजिकली दो पार्ट्स नहीं है। उदाहरण एक देश है, क्योंकि पूरा समुद्र लहरा नहीं रहा है, समुद्र के कांच ही लहरा रहा है। कहा जाता है समुद्र लहरा रहा है, बट समग्र द्रव्य ही परिणमता है, द्रव्य का ऊपरी भाग नहीं। बट फिजिकली दो टुकड़े नहीं होने पर भी यह ज्ञान का एक आर्ट है कि वो एक बदलने वाले अंश को अलग देख लेता है और न बदलने वाले अंश को अलग देख लेता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया था सोने के कुंडल का, इसमें यह नहीं होता कुंडल ऊपर ऊपर है और सोना अंदर अंदर है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है?
और यदि उदाहरण में ऐसा दिखता हो तो फिर समझ लेना चाहिए उदाहरण की कमजोरी है। कितने जन फॉलो कर रहे जो मैं कहना चाह, समुद्र का उदाहरण एक देश, फिजिकली आत्मा में ऐसा नहीं होता, गेटिंग, बट भाव परख हमें ऐसा ही समझना है कि ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट, पर्याय का पार्ट अलग, ध्रुव का पार्ट अलग, एक दूसरे रूप होता नहीं। बोलिए। जो आपने बोला कि समुद्र का उदाहरण एक देश है, लेकिन उसको हम ऐसे ले सकते हैं, मतलब आपने अवस्था के दो अंश बोले कि एक परिणमन होने वाला अंश और एक नित्य अंश। तो जो समुद्र का जो परिणमन वाला अंश है वो लहराने वाला है, और जो नित्य अंश है वो नीचे वाला है। राइट। तो इसको समुद्र को आपने एक देश उदाहरण, हाँ। लेकिन जैसे अगर हम उसको आम में लें, तो आम का अगर रंग परिणमन वाला है तो वो परिणमन वाला अंश हो गया, मतलब द्रव्य आम है और उसका परिणमन वाला अंश हो गया, और जो वर्ण है वो नित्य अंश हो गया, ऐसे। राइट, बट फिजिकली अलग नहीं है, ये आपको ज्ञान के स्तर पर ही अलग करने हैं, आपको अलग अलग जानना है उनको। दो हाथों पर ऐसा नहीं हो सकता कि यह हरापन है और ये वर्ण है, ये वस्त्र है और ये सफेदी है, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों तन्मय है। गेटिंग? बोलो। आपने कहा था कि पर्याय के जानना जो है वो पर्याय का अंश है, राइट। पर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि पर्याय का अंश जानना है? जानना तो नित्य था, समझ में। मैं 10 ग्रंथों को जानता हूँ, आप 10 गाथाओं को जानते हैं। फर्क समझ में आ रहा है अपने दोनों में? आ ही रहा है। जब मैंने 10 जब गाथा और ग्रंथ बोला तो फर्क तो हो ही गया, बट 10 ग्रंथ को हटा दो और 10 गाथाओं को हटा दो तो हम तुम में एक कॉमन बात है, वो ये है आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप 10 गाथाओं को, मैं 10 ग्रंथों को, लेकिन जानते आप हो, मैं जानता हूँ, मैं जानता मैं भी हूँ, ये कॉमन फैक्टर है हम में। पर हम ऐसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब पर्याय को जानना देखना पर्याय में आता है या ध्रुव में आता है? कंटिन्यूटी हम कॉमन देख रहे हैं ना, वो चीज जानना 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 जानना। देखो, कोई एक पर्टिकुलर पर्याय जानने की ही नहीं होती, किसी न किसी को जानने की ही होती है वो। आप समझ रहे मेरी बात को? किसी न ज्ञान के पर्याय में कुछ ना कुछ जानना तो होता ही है, बट किसको जान रहा हमने गौण किया, कैसे जानते इसको गौण किया, और केवल जानता इसको मुख्य किया। तो ये जो जानना है वो निरंतर चल रहा है, इसलिए वो द्रव्य पार्ट है उसका। गे बदलता जाएगा लेकिन जानना उसका बना रहेगा निरंतर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि अभी भी बाहरी जा रहा है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आप समझ रहे हैं ना? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अब बोल के दिखाओ मैं क्या कहना चाहता हूं, बोल के दिखाओ। दोनों में जानना ये कॉमन। फिर से दोनों में छोड़ दीजिए, मेरे में ही बोल के दिखाओ, अकेले में। अभी मैं 10 गाथाएं जानता था, कल 10 ग्रंथ जानने लग गया, और परसों फिर 10 गाथाएं जानने लग गया। मुझे इतना आने लग गया, मैं उछलने लग गया, मैं भूल गया, मैं फिर कुंभला गया। तो जो उछलना और कुंभलना है, ये 2 स्टेट्स अलग अलग हैं। बट मैं यही जानता हूँ कि कल भी मैं जानता था, आज भी मैं जानता हूँ, और अनंत काल तक जानता रहूँगा। सभी जन ज्ञान के पिंड है। आप इतना तो जानते हैं ना कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, ये भी आप जान ही रहे हो। इस ज्ञान की तरफ से देखो तो ये कायम अंश हम दोनों में भी है, और आप में सदाकाल है, मेरे में सदाकाल है। गेटिंग? दैट इज ध्रुव्य पार्ट, समान अंश, नित्य नित्य नित्य, वही 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 वही। जैसे युवा अवस्था में, बुढ़ापे में, बाल्यावस्था में, तीनों में वही सोम कायम है। बदल रहा है क्या सोम? उसी प्रकार उसी मनुष्य देव आदि हजारों पर्याय में वही जीव कायम है ना? उसी प्रकार राग द्वेष आदि पर्यायों के बीच में भी वही जानना आदि सब कॉमन टर्म्स है।
जानना भी लेना, देखना भी लेना, हर पर्याय का वो कॉमन अंश लेना है, वह द्रव्य कहलाता है। गेटिंग? इस प्रकार ध्रुव में और ध्रुव में थोड़ा अंतर तो पड़ता है। कभी इसीलिए द्रव्य को पर्याय का अंश कहा जाता है और कभी कभी द्रव्य को ध्रुव के अर्थ में भी बोला जाता है। बोलिए। द्रव्य के दो अंश थे और परिणमन वाला नित्य। तो ये जैसे भी एक द्रव्य है, तो ये फिजिकल तो उनका विभाजन, राइट वो सिर्फ हमारे ज्ञान में होता है, लेकिन राइट। लेकिन फिजिकल में तो जैसे अभी आत्मा और शरीर का फिजिकली हम विभाजन तो नहीं कर सकते। उसका कर सकते हैं हम, फिजिकल कर सकते हैं मतलब उसका तो आंखों से देख सकते हैं। कोई मर गए तो हमने साफ साफ देख ले कि जीव चला गया और केवल शरीर रहा है। ये तो फिजिकली अलग अलग है, इसका एक्सपीरियंस क्या, ये तो दिखता भी। लेकिन द्रव्य में परिणमन और नित्य दोनों अलग अलग चीजें की चीज। एक द्रव्य में परिणमन अंश और अपरिणमी अंश, ये दोनों अलग अलग है। तो फिर आपने फिजिकली अलग अलग नहीं है। तो जैसे फिजिकली अलग मतलब इनके प्रदेश अलग और इनके प्रदेश अलग, ऐसा नहीं। इस कोने में सोना है और इस कोने में कुंडल है, ऐसा नहीं। इस कोने में क्रोध है और इस कोने में जानना है, ऐसा नहीं। जानने के स्तर पर अलग अलग जाना जा सकता है उनको। गेटिंग? तो जैसे अभी एक कपड़ा है, अगर वो गंदा हुआ, हाँ, तो फिर अब वो उसका गुण है कि वो उसकी पर्याय है कपड़े की? नहीं, गंदा हो गया, जो इम्प्यूरिटी है तो ऊपर की है, उसको हटाई जा सकती है। वो तो फिजिकली अलग अलग चीज है। गेटिंग? अरे जो कलर भी धोने से निकल रहा है वो भी फिजिकली अलग है। वो जो सफेदी भी आज कपड़े की दिख रही है, लालिमा नीलिमा, वो भी कोई इंटैक्ट थोड़ी है उससे, वो तो ऊपर से डाई किया है, उतना निकलता जाएगा उसका। बट जो ओरिजिनल कपास का कलर है उसको कैसे निकालोगे कपास से आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब कितने भी करेले को धोए गए मार्केट से लाकर, वो क्लोरोफिल कहाँ से हटाओगे उसमें से? वो पिगमेंट तो, ग्रीन पिगमेंट्स तो बैठे ही है उसमें, वो कलर आप हटा नहीं पाओगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? द्रव्य की दो परिभाषा हमने देखी आज, तो महत्वपूर्ण बात है। और भी रेफरेंस के लिए आपको वीतराग विज्ञान की गाइड देख लेना चाहिए, 7 तत्वों को पाठ को। आपको 320वीं गाथा समय सार की, उसकी टीका भी पढ़ने का भाव था, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। बट नाउ इट्स इनफ। तो कल मैं आगे बढ़ूंगा। आज द्रव्य की परिभाषा हमने देख ली। द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, निरंतर सुनने में आता है। ध्रुव को लक्ष्य में लो, त्रिकाली ध्रुव, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परिचय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालको। तो निरंतर स्वयं को ध्रुव अनुभवने की प्रेरणा निरंतर अध्यात्म में दी गई है। तो ये ध्रुव और कुछ नहीं है, कॉमन अंश हमें देखना है। बदलने वाली अवस्थाओं को गौण करना है। वह मैं नहीं ऐसा मानना है, वह नहीं है ऐसा नहीं, बट अभी उनको गौण करना है और फोकस एक अंश पर करना है। उस अंश को द्रव्य कहते हैं। अध्यात्म में उसी को द्रव्य कहते हैं, उसी द्रव्य को द्रव्य कहते हैं अध्यात्म में। अब फिर कभी इसमें समग्र द्रव्य अलग और द्रव्य को भी द्रव्य कहते, वो अपेक्षा अलग। अभी टाइम ऊपर हो रहा है। फिर ओम नमः।